वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष त्यागी और मैं अपने यूट्यूब चैनल IT रिवर्थ में आपका स्वागत करता हूं। तो ये मेरी कंप्यूटर कोर्स की 9th वीडियो है, यानी चैप्टर नंबर 9 है। और आज हम इसमें कवर करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, यानी कंप्यूटर मेमोरी क्या होती हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं और उनके क्या क्या यूजेस हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मेरे आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात आती है कंप्यूटर मेमोरी की। तो मेमोरी क्या होती है, यानी जैसे हम लोग कोई भी चीज़ यानी अपने जो लाइफ के मोमेंट है उनको याद रखने के लिए अपने माइंड का यूज़ करते हैं, या फिर जैसे हम टेम्परेरी तौर पे याद रखते हैं या कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं, तो उनके लिए हम क्या है कि जैसे सपोज करो मैरिज है, कोई मैरिज की वीडियो फुटेज हम उसको परमानेंटली तौर पे सेव रखते हैं। तो इसी तरह से बात आती है कंप्यूटर मेमोरी की। तो कंप्यूटर भी क्या करता है कि जो भी उसमें डाटा सेव होता है या जो भी कंप्यूटर से डाटा मिलने वाली इंस्ट्रक्शन कमांड या जो उसमें वर्क किया जाता है, फाइलें वगैरह हमारी, इन सबको सेव करने के लिए वो एक डिवाइसों का यूज़ करता है। जिन डिवाइसों का यूज़ करते हैं उनको हम कंप्यूटर मेमोरी बोलते हैं। तो आज हम उसी की बात करेंगे, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो कंप्यूटर हमारा डिफरेंट डिवाइसों से मिलने वाली कमांड और डेटा है, इन सब को कलेक्ट करके और सेव करता है, जिनको हम कंप्यूटर मेमोरी बोलते हैं। ठीक है। और कंप्यूटर मेमोरी जो है वो एक जो डेटा फॉर्मेट में सेव करती है उसको हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं, यानी बाइनरी डिजिट फॉर्मेट में सेव करती है डेटा, यानी 0 और 1 की फॉर्म में। और जब मेमोरी जो अपना डेटा सेव करती है वो अपने एक सेल में सेव करती है, यानी एवरी सेल की अलग अलग आइडेंटिफाई होता है, और जिनको हम पाथ भी बोलते हैं कि किस लोकेशन पे, किस पाथ पे या फिर किस सेल एड्रेस पे डेटा सेव है। तो बात करते हैं कंप्यूटर के मेमोरी की टाइप्स के बारे में। तो कंप्यूटर में जो डाटा सेव होता है वो टेम्परेरी और परमानेंटली बेस पे जो हमारा सेव होता है, और जिनके लिए वो डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी का यूज़ करता है, और जिनको कुछ इस तरह से कैटेगराइज किया गया है जैसे आप इस चार्ट में देख रहे हैं। तो इस चार्ट में आपको दिख रहा है कि मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, कि यहाँ पर मेमोरी 3 टाइप की होती हैं। पहला होता है हमारा कैशे मेमोरी, सेकंड होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी, और फिर होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो भी हमारी 2 टाइप की होती है। एक वोलेटाइल यानी रैम होती है, एक रोम होती है यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो रैम भी 2 तरह की होती है, जो वोलेटाइल मेमोरी होती है वो भी हमारी 2 तरह की होती है। एक एस रैम होती है और एक डी रैम होती है, यानी कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। और रोम हमारी यहाँ पे 4 तरह की होती है, यानी एम रोम होती है, पी रोम होती है, ई पी रोम होती है और ई ई पी रोम होती है। तो आइए चलते हैं और इनको 1 बाय 1 हम देखते हैं कि इनका क्या क्या यूज़ होता है और कैसे हमारा कंप्यूटर जो है इनका यूज़ करके डाटा को सेव करता है। तो पहले बात आती है कैशे मेमोरी की। तो कैशे मेमोरी जो है हमारी जो CPU के अंदर रजिस्टर्ड होती है बेसिकली, यानी ये मेमोरी हमारी काफ़ी फास्ट होती है, और इस मेमोरी में हमारा जो लगातार डाटा जो यूज़ हो रहा है, यानी फ्रिक्वेंटली जो हमारे वर्क कर रहे हैं या हमारी कमांड यूज़ हो रही हैं, उस डेटा को ये सेव रखता है, और जिसके कारण जो हमारा CPU है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो काफ़ी फास्ट वर्क करता है। तो कैशे मेमोरी जो है वो हमारी मेन मेमोरी यानी जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और CPU के बीच स्टोर होती है, यानी जो उसकी कमांड है बाकी सारा डाटा है वो वहाँ स्टोर होता है। जिससे क्या करता है, जब कोई यूज़र कंप्यूटर को कमांड देता है तो मेन मेमोरी में ना जाके पहले सबसे पहले वो कैशे मेमोरी में सेव होता है डेटा, ताकि जब नेक्स्ट टाइम वही यूज़र वही कमांड को कंप्यूटर को करने के लिए दे, तो जो कमांड पहले दे चुका है ऑलरेडी वो कमांड मेन मेमोरी तक ना पहुंच के वो कैशे मेमोरी में से पिक करता है, और जिसके कारण ये जो वर्किंग है वो उसको दोहरानी नहीं पड़ती। यानी कि जैसे सबसे पहले यूज़र जो है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, इनपुट देता है, वो मेरा सबसे पहले जाता है कैशे मेमोरी में, फिर जाता है मेरा मेन मेमोरी में। ठीक है, यानी प्राइमरी मेमोरी में। तो उसके बाद प्राइमरी मेमोरी CPU को फॉरवर्ड कर देती है वर्क करने के लिए, और सेम अगर यही काम दोबारा मतलब यूज़र वही सेम कमांड कंप्यूटर को दोबारा देता है तो वो कमांड कैशे मेमोरी में से ही रिटर्न आ जाती है, वो मेन मेमोरी तक नहीं पहुंचने देती। क्यों? क्योंकि कैशे मेमोरी में ऑलरेडी वो कमांड स्टोर्ड है। तो इस वजह से ये काफ़ी फास्ट होती है, और जिससे हमारा CPU काफ़ी फास्ट वर्क करता है। और इन मेमोरी का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफ़ी
कम होती है यानी लिमिटेड होती है, इसलिए इनको बार बार क्लीन करना पड़ता है और ये डाटा जो है यूज़र के किसी काम का भी नहीं होता। तो बेसिकली जो कंप्यूटर की जो कैशे मेमोरी होती है वो हमारी सीपीयू में रजिस्टर्ड होती है और कैशे मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से फास्ट होती है और इसमें जो डाटा है वो टेम्परेरी फॉर्मेट में सेव होता है और इसमें अधिकतर यूज़ हुए प्रोग्राम या उन कामों के कमांड जो होती हैं वो ही स्टोर होती हैं। तो ये थी मेरी कैशे मेमोरी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेमोरी जो हमारी आती है प्राइमरी मेमोरी, यानी जो हमारी मेन मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब भी हम कोई कमांड देते हैं तो सबसे पहले वो कैशे मेमोरी के थ्रू होकर वो मेन मेमोरी में जाती है, क्योंकि मेन मेमोरी का काम ये होता है कि जो हम इंस्ट्रक्शन या कमांड दे रहे हैं उस चीज़ को परफॉर्म करना, उस चीज़ को प्रोसेस में लाना, उस चीज़ को ऑपरेट करना। ठीक है, तो इसलिए हम इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी हमारी वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है, यानी वोलेटाइल मेमोरी अस्थायी मेमोरी यानी टेम्परेरी मेमोरी होती है। जो भी इसमें डेटा सेव होगा वो टेम्परेरी बेस पे होगा। तो यह मेमोरी सीपीयू का एक पार्ट होती है और जबकि कैशे मेमोरी जो होती है वो सीपीयू के अंदर रजिस्टर्ड होती है। यहाँ से सीपीयू डाटा जो है, यहाँ से जो सीपीयू डाटा और जो कमांड है उसको रिसीव करता है और प्रोसेस करने के लिए सेव रखता है। ठीक है, यानी जब यूज़र काम कर रहा है कोई भी और उसको आपने किसी फाइल के रूप में अभी सेव नहीं किया तो वो कहाँ पर सेव होता है? वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर सेव होता है, यानी कहीं ना कहीं पर तो सेव होगा वो डाटा। तो जहाँ पर सेव होगा वो हमारी प्राइमरी मेमोरी होगी। तो प्राइमरी मेमोरी में प्रेजेंट में जो भी काम हम कर रहे हैं या जो भी हम कमांड यूज़ कर रहे हैं, जो डाटा हम यूज़ कर रहे हैं उसको सेव रखता है। ठीक है, और ये मेमोरी टेम्परेरी होती है। जो काम खत्म होने के बाद जो डाटा है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको कोई क्वेश्चन मैंने दिया सॉल्व करने के लिए, वो आपने उसको कॉपी पे नोट डाउन नहीं किया, केवल माइंड में सेव रखा कि मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और आपने उसमें नोट डाउन नहीं किया और बाद में 10 मिनट बाद आप उसको अगर किसी वजह से भूल जाते हो, ठीक है, मैं 200 क्वेश्चन देता हूं तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड से स्लिप हो गया, आपने नोट तो कहीं कर नहीं रखा है वो क्वेश्चन, तो ये एक तरह से आपने टेम्परेरी सेव किया था। कहाँ? अपने माइंड में। क्लियर? तो ऐसे ही जो होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, जब कोई यूज़र कोई वर्क करता है तो वो हमारी प्राइमरी मेमोरी में सेव होता है जब तक हम उसको सेव नहीं करते परमानेंटली। ठीक है, अगर आपने कंप्यूटर शट डाउन कर दिया और वो फाइल्स आपने सेव नहीं की तो वो जो आपका डेटा है वो टेम्परेरी सेव है अभी कहाँ पर? वो रैम प्राइमरी मेमोरी में। और जैसे ही आप कंप्यूटर शट डाउन करोगे एज इट इज सारा का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा आपका। तो ये भी हमारी दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है रैम यानी वोलेटाइल मेमोरी और एक होती है रोम यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो आइए इनको भी डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? ये वोलेटाइल मेमोरी होती है और ये सीपीयू का एक पार्ट होती है। पावर सप्लाई या काम खत्म होने के बाद इसका डाटा अपने आप डिलीट हो जाता है और इसके लिए कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है इसके बिना। ठीक है, ये भी है कि जैसे सपोज करो कभी कभी इशू आता है कि आपका कीबोर्ड में लाइट आ रही है और माउस में लाइट आ रही है मगर डिस्प्ले नहीं आ रही है, तो मेन रीज़न क्या हो सकता है कि जो आपकी रैम है यानी जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है जहाँ पर आपका जो डाटा या इनपुट जाना था या फिर जो आपका सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं विंडो, उसको बूट करना था, बूट यानी स्टार्ट करना था। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले टेम्परेरी मेमोरी का होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो उस पर लोड होगी। ठीक है, तो जब वो टेम्परेरी मेमोरी ही वर्क नहीं करेगी तो आपका डिस्प्ले नहीं आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं वन बाई वन करके। ये जो दो टाइप की होती है प्राइमरी मेमोरी, पहले होती है रैम और दूसरी होती है रोम। तो पहले हम बात करते हैं रैम के बारे में। रैम का हमारा फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ये इस पे जो काम होता है वो रैंडमली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसे मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी भी बोला जाता है। रैम में सीपीयू के थ्रू जो भी प्रेजेंट में जो काम चल रहे हैं, जो फिर इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं, जो कमांड हम दे रहे हैं वो टेम्परेरी सेव होती है, यानी प्रेजेंट में जो हम काम कर रहे हैं वो इस रैम पर यानी जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसमें सेव होती है। और ये मेमोरी जो है सीपीयू का पार्ट होती है और इसका डाटा डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है, यानी जब हम प्रेजेंट में काम कर रहे हैं तो वो डाटा हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं।
तो रैम जो है जैसे मैंने बताया था ये वोलेटाइल मेमोरी है, यानी जो टेम्परेरी मेमोरी है, इसका डाटा डिलीट हो जाता है। तो इसलिए इसमें जो डाटा है वो मेरा स्टोर डाटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं होता, वो टेम्परेरी बेस पे स्टोर होता है। और जब तक रैम में पावर सप्लाई आ रही है, यानी जब तक उसको पावर सप्लाई मिल रही है तब तक डाटा सेव रहेगा। अगर उसको पावर सप्लाई मिलनी बंद हो जाएगी, यानी कंप्यूटर बंद हो जाएगा, तो जो हमारा टेम्परेरी डाटा आपको दिख रहा है कंप्यूटर पे, अभी जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, फाइल पे वर्क कर रहे हैं, तो वो अभी आपको दिख रहा है, मगर वो फाइल आपने सेव नहीं की। और जैसे ही आपका कंप्यूटर शट डाउन हो गया तो वो जो आपका टेम्परेरी डाटा जो आपको दिख रहा था वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी रैम, जिसमें ये सीपीयू का पार्ट होती है और इसमें कंप्यूटर अपना काम नहीं कर सकता इसके बिना। अगर ये नहीं होगी तो, और कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है और इसमें जो डाटा होता है वो रेंडमली एक्सेस हम उसको कर सकते हैं डायरेक्टली। और नॉन वोलेटाइल बट फास्ट होती है और ये कॉस्टली भी होती है और स्टोरेज से अलग होती है, यानी इसमें हम डाटा स्टोर नहीं कर सकते, स्टोरेज अलग होती है। क्लियर? तो ये थी हमारी रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये भी दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है एस रैम, सेकेंड होती है डी रैम। तो आइए इनको देखते हैं ये क्या क्या होती हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि रैम जो है वो टेम्परेरी डाटा अपने ऊपर सेव करती है, इसके बिना काम नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडो लोड होती है, लोड यानी कि वो जब ऑन होती है, जो उसके सॉफ्टवेयर ऑन होते हैं, वर्किंग के लिए ऑन होते हैं, वो कहाँ पर स्टोर होते हैं? जाके रैम पर। तो उसमें से सबसे पहले आती है मेरी एस रैम। एस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसमें जो शब्द यूज हुआ है वो स्टैटिक, यानी जो रैम में जो डाटा है वो स्थिर रहता है, यानी उसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है और इसलिए पावर ऑन रहने तक इसमें डाटा जो है वो मौजूद रहता है, और पावर ऑफ होते के साथ ही वो सारा का सारा डिलीट हो जाता है। और यह मेमोरी को कैशे मेमोरी के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको। सेकंड आती है हमारी डी रैम। तो डी रैम आइए देखते हैं क्या होता है। तो डी रैम हमारी होती है डायनेमिक रैम, यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जिसमें वर्ड जो यूज़ हुआ है डायनेमिक, इसका मतलब होता है अपने आप चेंजेस होना, यानी अपने आप चेंजेस होते रहना, अर्थात हमेशा चेंज होते रहना। इसके लिए यानी इस रैम को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि इसमें डाटा स्टोर किया जा सके। इसका एग्जाम्पल जैसे है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अभी कंप्यूटर में रैम यूज़ होते हैं, जैसे DDR3 रैम, तो ये उसका एक मेन एग्जाम्पल है। तो CPU की मेन मेमोरी के रूप में जो है डी रैम का यूज़ किया जाता है, जिसमें क्योंकि इसमें डाटा को रेंडमली रिसीव किया जा सकता है और इसमें नया डाटा और अपने आप स्टोर होता रहता है। इसके कारण CPU की वर्किंग जो है कैपेसिटी वो फास्ट बनी रहती है। और डी रैम ये भी वोलेटाइल मेमोरी है और इसलिए इसमें डाटा पावर सप्लाई ऑन रहने तक ही स्टोर रहता है। तो आजकल के जो कंप्यूटर है, स्मार्टफोन, टैबलेट, जो आजकल के डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं, उनमें डी रैम का यूज़ होता है क्योंकि यह स्टैटिक रैम से सस्ती होती है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आती है हमारी रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। इसका जो हमारा फुल फॉर्म नाम है उसका रीड ओनली मेमोरी, यानी रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी क्या काम करती है? जो इसमें डेटा है उसको केवल पढ़ा जा सकता है, यानी इसका डेटा रीड के लिए यूज़ होता है। इसमें कोई नया डाटा हम जोड़ नहीं सकते, ऐड नहीं कर सकते। और ये हमारी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी यानी कि एक तरह से परमानेंट मेमोरी होती है। इस मेमोरी में जो कंप्यूटर के जो फंक्शन हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। यानी कि जैसे एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर को जब आप स्टार्ट करते हो तो देखिए वहाँ पे कुछ पोस्ट चलती है, यानी पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट। यानी जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो वहाँ पे लिखा हुआ आता है इस कंप्यूटर में ये हार्ड डिस्क लगी हुई है, इतनी हार्ड डिस्क है, इतनी रैम है, ये प्रोसेसर है, ये CPU है, ये सब कुछ है। यानी जो उसके कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी हार्डवेयर से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर जो उसका हार्डवेयर है उसकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर की हुई होती है। तो और इस इंफॉर्मेशन को हम चेंज भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये परमानेंटली सेव होती है। तो कंप्यूटर को स्टार्ट जब हम करते हैं तो एक इन्फॉर्मेशन जो पोस्ट बूटिंग जिसको बोलते हैं वो चलती है
और ये प्रोसेस जो है आपको जो आजकल की डिवाइसेस आ रही हैं जैसे कि वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन आ रहा है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ रही है, उनमें भी रोम को प्रोग्राम्ड किया जाता है। यानी कि रोम के थ्रू जितने भी उसके फंक्शन हैं वो चलते हैं। जैसे ऑटोमेटिक हमारे ये वॉशिंग मशीन आती है, आ रही हैं आजकल, तो वो कैसे चलती हैं, उनके उसमें जो यूज़ हो रही है रोम के अंदर उनके प्रोग्राम्ड को फंक्शन किया जाता है। तो ये जो है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें डाटा हमेशा के लिए यानी परमानेंट सेव होता है। अगर इन केस आपकी क्या नाम है कंप्यूटर का पावर भी ऑफ हो जाए यानी शट डाउन अगर हो भी जाता है, तब भी ये इन्फॉर्मेशन जो होती है वो परमानेंटली सेव होती है, रहती है, मतलब वो डिलीट ही नहीं होती। तो रोम को मैन्युफैक्चरर जो हमारे होते हैं यानी जो कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, वो इसको एक ही बार राइट करके इसमें स्टोर करते हैं। यानी एक ही बार उसमें प्रोग्राम किया जाता है, उसको फंक्शन किया जाता है, उसके बाद उसको परमानेंटली उसको सेव कर देते हैं और ये डाटा दोबारा से चेंज नहीं कर सकते हम इसको, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिए रोम क्या होती है हमारी। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी मेमोरी यानी कि परमानेंट सेव जिसमें डेटा रहता है वो मेमोरी। तो बेसिक फंक्शनैलिटी की कमांड इसमें स्टोर होती है यानी जो हमारा हार्डवेयर से रिलेटेड होता है उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें सेव होती है और केवल हम इसको रीड कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। और रैम की अगर हम कंपेयर करें रैम से तो उससे ये सस्ती होती है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे मैन्युफैक्चरर होते हैं वो उसको उसमें जो रोम होती है उसमें उसके इन्फॉर्मेशन को सेव करके उसमें ही इनबिल्ड कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि रोम के भी काफ़ी तरह के टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। जैसे कि पहला आता है एम रोम, दूसरा आता है पी रोम, फिर ई पी रोम, फिर ई पी रोम। अब इनकी एक एक करके बात करते हैं हम, ये क्या क्या होते हैं। तो पहला मेरा आता है जैसे एम रोम। तो एम रोम क्या होता है? एम रोम का पूरा नाम है मेरा मास्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इसे जो हमारे मैन्युफैक्चरर होते हैं यानी जो कंप्यूटर बनाते हैं उनके थ्रू डिवाइसेस में ही जो ये डिवाइसेस में ही प्रोग्राम्ड किया जाता है। एम रोम और रोम को कंपेयर कर अगर हम करें तो वो जो है एम रोम हमारी सस्ती होती है और कम स्पेस में ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। यानी इसकी कैपेसिटी वो ज़्यादा होती है, मतलब इसकी डाटा स्टोर करने की जो डेंसिटी होती है यानी इसमें इंफॉर्मेशन जो हम सेव कर सकते हैं वो जो बाकी की और रोम है उनसे थोड़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आती है मेरी पी रोम। पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है इसका। यानी मेमोरी चिप में जो डाटा एक बार राइट कर दिया जाता है वो हमेशा के लिए सेव रहता है। इस रोम में डाटा जो है राइट करने के लिए स्पेशल डिवाइस का यूज़ किया जाता है और इन्हें पी रोम प्रोग्राम या पी रोम बर्नर भी बोलते हैं। यानी जिन प्रोग्राम के थ्रू हम जो इस रोम में डाटा राइट करते हैं या फिर डालते हैं इंफॉर्मेशन को, तो उनको जो हम पी रोम प्रोग्राम या फिर पी रोम बर्नर भी बोलते हैं। और पी रोम में जो डाटा है उसकी राइट करने की जो प्रोसेसिंग है उसको हम रोम बर्निंग बोलते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट आता है हमारा ई पी रोम। तो ई पी रोम का फुल फॉर्म क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी जैसे हमारा पी रोम था, पी रोम में क्या था कि एक बार डाटा राइट कर दिया वो दोबारा चेंज नहीं हो सकता। बट ई पी रोम में क्या है, डाटा को इरेज भी कर सकते हैं। यानी कि हम जैसे इस पे लिखा हुआ है, इस नाम से आपको पता लग रहा है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी इस रोम में जो डाटा होता है हम उसको इरेज भी कर सकते हैं। और वो इरेज हम कैसे करेंगे? जो हमारा अल्ट्रा वायलेट लाइट्स होती हैं उनका यूज़ करके। ठीक है, तो इस डाटा को हम डिलीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा ई पी रोम। तो ई पी रोम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी जिसका डाटा किसी इलेक्ट्रिकल चार्ज के थ्रू मिटाया जा सकता है। यानी जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं उनके थ्रू इस डाटा को डिलीट किया जा सकता है और जो रोम से काफ़ी थोड़ी स्लो होती है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। यानी सेकेंडरी मेमोरी हमारी जो द्वितीय मेमोरी होती है जिसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं, जिसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। यानी जिसमें हम परमानेंटली डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, जिसको हम कभी भी इन फ्यूचर में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम जब
जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे क्लासरूम में अगर आप कुछ नोट डाउन कर रहे हो अपनी नोटबुक में, तो जब एग्ज़ाम होते हैं उस टाइम आपको जो टीचर ने पढ़ाया था वो तो मुश्किल से कम याद रहेगा, बट जो आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है वो तो आपको श्योरली याद रहेगा कि भाई ये नोटबुक में लिखा है और ये तो 100% ही है। यानी वो डाटा जो आप इन फ्यूचर में कभी भी यूज़ कर सकते हो वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी के अंडर आता है। कंप्यूटर में जब भी हम डाटा स्टोर करते हैं वो हमारा जिन डिवाइसों को यूज़ करता है वो हमारी सेकेंडरी डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, उन डिवाइसों के थ्रू जहाँ पे डेटा सेव होता है इन फ्यूचर कभी भी हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू का पार्ट नहीं होती। क्लियर, सीपीयू का पार्ट नहीं होती क्योंकि सीपीयू का पार्ट जो होंगी वो रैंडमली एक्सेस करेंगी डाटा को, यानी टेम्परेरी सेव करेंगे, उनको परमानेंट सेव नहीं करेंगी। तो इसका डाटा पहले हमारा मेन मेमोरी में जाता है, उसके बाद उसको सीपीयू यूज़ करता है, फिर जब यूज़र उसको फाइल को सेव कर देता है तो वो हमारी जहाँ पास सेव होती है वो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, यानी जो हमारी सेकेंडरी डिवाइसेस होती हैं वो होती हैं। जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क हो गई, सीडी हो गई, जैसे कि आपकी फुटेज होती हैं, जो आपकी शादी की फुटेज होती हैं वो सीडी में बना के दे देते हैं। आजकल पेन ड्राइव भी ज़्यादा चल रही हैं, पेन ड्राइव में जैसे आप गाने स्टोर करते हो कभी भी आप सुन सकते हो। क्लियर, तो ये जो है हमारी सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। और सेकेंडरी मेमोरी हमारी नॉन वोलेटाइल यानी परमानेंट मेमोरी होती है, जिनमें डाटा ऑलवेज के लिए सेव होता है, यानी कि जब तक डिवाइस ख़राब नहीं होगी, यानी जब तक आपकी नोटबुक जो है फटेगी नहीं, गलेगी नहीं, तब तक डाटा सेव रहेगा। क्लियर, और इसकी स्पीड थोड़ा कम होती है और इसकी जो कैपेसिटी है वो डिवाइस के ऊपर डिपेंड करती है। यानी जैसे कि आपकी नोटबुक होती है, अगर नोटबुक छोटी है तो जितना उसमें डाटा आ सकता है केवल उतना ही लिख सकते हो। अगर आपकी नोटबुक बड़ी है, काफ़ी सारे पेजेस हैं, तो उसमें काफ़ी सारा यूज़ कर सकते हो आप लिखने के लिए। तो ऐसे ही सेकेंडरी मेमोरी का है, सेकेंडरी मेमोरी की कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी से तो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये काम ख़त्म होने के बाद भी, यानी जब हम कंप्यूटर शट डाउन कर देते हैं, जैसे सपोज करो मैंने कोई फाइल सेव कर दी, वो सेव हो गई मेरी हार्ड डिस्क में जाकर, यानी परमानेंटली सेव हो गई, और हमने कंप्यूटर शट डाउन कर दिया, और जब हम दोबारा ऑन करेंगे तब भी वो हमको फाइल सेव मिलेगी, डाटा सेव मिलेगा हमारा, वो डिलीट नहीं होगा। ये आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हमारी कुछ डिवाइसेस आती हैं, जैसे कि सबसे पहले आती है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क क्या है? ये हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी का जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है और उसी के अकॉर्डिंग डाटा को सेव करती है। तो हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका यूज क्या है, डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, और हार्ड डिस्क का डेटा जो परमानेंटली स्टोर होता है। सबसे पहले हार्ड डिस्क जो है वो IBM कंपनी ने बनाई थी, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी, केवल और केवल 5 MB, और जिसका वेट कितना था, वो 250 kg था। ठीक है, और उसमें कुछ आज के टाइम पे इतने चेंजेस होते गए हैं, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हार्ड डिस्क को इतना स्मूथ कर दिया गया है, और आज के टाइम पे इतनी फास्ट हार्ड डिस्क आ रही हैं हमारी, और उनकी जो डाटा सेव करने की जो स्पीड होती है वो RPM में होती है, यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी जितनी RPM फास्ट होगी उतनी ही जो हमारा रीड और राइट करने की, यानी डाटा को पढ़ने की, सेव करने की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। ये भी हमारी दो तरह की आती हैं हार्ड डिस्क, एक पाटा हार्ड डिस्क होती है, एक साटा हार्ड डिस्क होती है। देखिए साटा हार्ड डिस्क आपको ये दिख रही है, साटा हार्ड डिस्क में कुछ कनेक्टर इस तरह के होते थे, और पाटा हार्ड डिस्क में कनेक्टर इस तरह के होते हैं, साटा में सॉरी। और एक हमारी आती है SSD हार्ड डिस्क, यानी जो हमारा पाटा और साटा हार्ड डिस्क होती हैं उनमें एक प्लॉटर लगा होता है, प्लॉटर, और वो घूमता रहता है, यानी उसमें एक मोटर होती है और वो घूमती रहती है, यानी RPM के अकॉर्डिंग। तो अब जो ये SSD होती है, SSD में वो मोटर या वो प्लॉटर ही नहीं होते डाटा सेव करने के लिए। उनमें क्या होता है, उनमें सिंपल एक माइक्रोचिप होती है, जैसे हमारा मेमोरी कार्ड होते हैं जो पेन ड्राइव में भी यूज़ होते हैं, इस तरह का मेमोरी कार्ड टाइप में चिप होती है SSD में। तो इसलिए SSD जो है वो जो हमारी नॉर्मल साटा या साटा हार्ड डिस्क होती है उनसे फास्ट होती है। तो साटा के क्या क्या एडवांटेज है, उनकी जो स्पीड होती है वो 500 Mbps की होती है, और कम बिजली लेती है, और ज़्यादा टिकाऊ है, साइज छोटा है, वेट कम है, बट क्या एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। मतलब SSD हार्ड डिस्क जो है हमारी वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। जो आजकल के हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप आ रहे हैं उनमें SSD हार्ड डिस्क लगी हुई आती हैं,
जिससे कि हमारे जो लैपटॉप है वो काफ़ी फास्ट और स्मूथ वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमारे जैसे कुछ आती हैं सीडी, आपने देखी हैं, जैसे सीडीज़ होती हैं, ये डीवीडी होती हैं, ये जिनमें पहले उनको राइट करके रखते थे, डाटा स्टोर करके हम उनको परमानेंटली सेव करते थे। आज के टाइम पे इनकी जगह पर पेन ड्राइव वगैरह चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा, आप यूज़ भी करते हैं। आप अपने गाने आप उसमें सेव कर लेते हैं, या फिर आप उसमें मूवीज़ डाल के अपने स्मार्टफोन में, या फिर आप स्मार्ट टीवी में लगा के उनको यूज़ करते हैं बाद में मूवी देखने के लिए। तो ये भी हमारी जो है वो परमानेंटली मेमोरी होती है, यानी कि इनमें जो डाटा हमारा सेव किया जाता है वो परमानेंट सेव किया जाता है, जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे। तो ये थी मेरी मेमोरी के बारे में बातें कुछ। तो इनको मैं थोड़ा सा समराइज़ आपको करने की बताऊंगा। जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर मेमोरी वो है, कोई भी यूज़र कंप्यूटर पे काम कर रहा है, वो उसको कमांड दे रहा है, उसको उस पर वर्क कर रहा है, तो वो जहाँ सेव होगी, यानी कंप्यूटर उन कमांड को, उन डाटा को सेव रखने के लिए जिन मेमोरीज़ का, जिन डिवाइसेस का यूज़ करता है, उनको कंप्यूटर मेमोरी बोलते हैं, और वो होती है हमारी मेमोरी डिवाइसेस। तो उसमें पहली आती है कैशे मेमोरी। जैसे कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो वो सबसे पहले कमांड कहाँ जाती है? वो जाती है आपके कैशे मेमोरी में, ठीक है। कैशे मेमोरी में जाएगी, यानी एक तरह से टेम्परेरी मेमोरी होती है ये। कैशे मेमोरी में जाएगी, कैशे मेमोरी उसको फॉरवर्ड कर देगी प्राइमरी मेमोरी को, यानी जो हमारी रैम होती है, रैम पे जाएगी। रैम उसको प्रोसेस करती है, यानी उसको आगे बढ़ाती है, उसको काम करती है, उसके ऊपर जितना हमारा काम होता है वो रैम के ऊपर होता है। अगर रैम हमारी वहाँ से ख़राब हो जाती है, यानी ये एक पर्टिकुलर जो हार्डवेयर एक होती है, यानी फिजिकल लगी होती है, अगर वो हमारी ख़राब हो जाती है तो जो हमारा डाटा हमारा दिख रहा है, जो काम हमारा चल रहा है, वो कुछ भी नहीं होगा। क्लियर? तो जो हमारा डाटा पहले कैशे मेमोरी में जाता है, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी में जाता है, उसके बाद सीपीयू उसको यूज़ करता है, फिर दोबारा से प्राइमरी मेमोरी यानी जो हमारी रैम है उसके ऊपर भेज देता है, और फिर अगर यूज़र उसको सेव करता है, जैसे ही कंप्यूटर यूज़र ने उस फाइल को सेव किया, तो वो कहाँ चली जाती है? वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स की, यानी कि जो हमारा डाटा सेव होता है वो उनकी यूनिट्स क्या क्या हैं। जैसे सपोज करो हम फाइलें सेव करते हैं, तो वो कितनी बड़ी है, उनका साइज़ कितना बड़ा है, या हम सॉन्ग या मूवी हम सेव करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो वो उनका साइज़ क्या है, वो कितनी बड़ी है, छोटी है, वो ये हमारी होती हैं कंप्यूटर यूनिट, मेमोरी की यूनिट्स। तो जो हमारे कंप्यूटर जो मेमोरी है उसमें जो डाटा हमारा 0 और 1 की फॉर्म में सेव होता है, ये तो आपको पता ही है, जो कि हमारा बाइनरी डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बाइनरी डिजिट जो है वो हमारी बिट से स्टार्ट होती हैं, यानी उनको बिट बोला जाता है, और जो हमारी एक सिंगल बिट है वो एक पर्टिकुलर उनको काउंट करके ही इसका साइज का हम पता कर सकते हैं कि वो उसका फाइल का साइज कितना बड़ा है। तो मेमोरी के छोटे छोटे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए तो इन बाइनरी डिजिट का एक सेट बनाया जाता है, जिनकी जो स्टार्टिंग है वो 8 डिजिट से होती है। यानी कि जैसे हमारा 8 बाइट है, 8 बाइट्स, उसमें जो है हमारी 1 0 0 1 1 0 0 1, इस तरह से ये एक बाइनरी डिजिट है जो हमारा 8 बिट को रिप्रेजेंट करती है, यानी 8 बिट जो होती है वो हमारी 1 बाइट के बराबर होती है। तो इसी तरह से जो हमारा कुछ इधर से कैरेक्टर लिखे हुए हैं, जैसे बिट जो आती है हमारी 0 और 1 की फॉर्मेट में हमारी बिट बोलते हैं, और 4 बिट मिलके हमारी एक निब्बल बनाती है, ठीक है। और 2 निब्बल हमारे कितने होते हैं? वो हमारे 8 बिट के बराबर होते हैं, और 8 बिट हमारी होती है 1 बाइट के बराबर, और हमारी 1024 बाइट मिलके 1 केबी बनती है, जिसको हम किलोबाइट बोलते हैं। और 1024 केबी यानी किलोबाइट हमारी 1 एमबी बनती है, यानी मेगाबाइट। और 1024 एमबी यानी जिसमें आपके गाने भी सेव होते हैं, एमबी में आपने देखे होंगे। और 1024 एमबी मिलके हमारी 1 जीबी होती है। जैसे आपने सुना होगा कि 8 जीबी की पेन ड्राइव है, 16 जीबी की पेन ड्राइव है, या मेमोरी कार्ड जो हमारे आते हैं, या फिर जो हमारे फ़ोन की स्टोरेज होती है कि उसमें 16 जीबी या 32 जीबी या 64 जीबी तक के आजकल मोबाइल स्टोरेज आ रही हैं। तो जीबी जो होती है हमारी गीगाबाइट होती हैं, और ये 1024 गीगाबाइट यानी जीबी मिलके हमारा 1 टीबी यानी टेराबाइट बनता है। 1024 टेराबाइट यानी टीबी बन के हमारा 1 पीबी यानी पेंटाबाइट बनता है, और 1024 पीबी बन के ये 1 ईबी यानी
एक्साबाइट बनता है और इसी तरह से ये यूनिट्स आगे बढ़ती रहती हैं। ये था मेरा कंप्यूटर मेमोरी का एक छोटा सा पार्ट जो मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश करी है। एंड आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश करी है उसमें से कुछ थोड़ा बहुत भी पार्ट आपको यूज़फुल ज़रूर हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जितनी मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।